बीबीसी दुनिया में आज देखिए, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, हजारों की मौत की आशंका, कई लापता, देश के कई हिस्से में संचार नेटवर्क ठप। म्यांमार के सैन्य शासकों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की मदद की अपील। पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप से हुई तबाही। दिखाएंगे दोनों देशों से ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से हुई तबाही की बात करेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस और राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, कई गिरफ्तार, कई इलाकों में कर्फ्यू। राजशाही समर्थक संघीय व्यवस्था खत्म कर हिंदू राज्य बनाने की कर रहे हैं मांग। दिखाएंगे काठमांडू से ग्राउंड रिपोर्ट। 31 मार्च के बाद पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिकों को एक एक करके उनके वतन वापस भेजने की पाकिस्तान प्रशासन की तैयारी। खुफिया एजेंसी को निगरानी की दी गई जिम्मेदारी, लेकिन क्यों कुछ अफगान नागरिकों को दी गई है रियायत, जानेंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से उठे सवाल, क्या ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के प्लान को मिल गई है रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हरी झंडी। दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। सात 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप और म्यांमार दहल गया, और उसके बाद जो तस्वीरें आई उसमें दिखे तबाही के निशान। भूकंप का केंद्र मांडले शहर के पास था, जो म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके 10 मिनट बाद फिर से 6.4 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक महसूस किया गया। म्यांमार में इरावदी नदी पर बना एक विशाल पुल जो है वो ढह गया। म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ में भी सड़कों पर दरार आई है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने चेतावनी दी है कि तबाही का असर और ज्यादा हो सकता है, और आशंका ये है कि इस भूकंप की वजह से हजारों की जान जा सकती है। म्यांमार से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता आई थू सांग। अधिकारियों ने इस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की चेतावनी जारी की है और जगाइन, मांडले, मगुवे, शन स्टेट, बगू और नेपिडॉ के प्रभावित इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यहाँ वो जल्द से जल्द मदद पहुंचाने और नुकसान का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मांडले में, जो कि भूकंप का एपिसेंटर था, वहां से कुछ इमारतों के नुकसान और कुछ के मरने की रिपोर्ट्स आ रही है। आफ्टर शॉक्स की वजह से मांडले में ज्यादातर इलाकों को खाली करवा लिया गया है। फायर फाइटर्स और कई एम्बुलेंस शहर में नजर आ रहे हैं। भूकंप का दायरा इतना बड़ा था कि इसका असर लगभग 1000 किलोमीटर दूर पड़ोसी देश थाईलैंड और चीन पर भी हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें से कुछ आपको विचलित कर सकती हैं। वहां एक आधी बनी इमारत गिर गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि इसमें 43 मजदूर दबे हुए हैं। बैंकॉक के गवर्नर ने कहा है कि ऊंची इमारतों पर असर ज्यादा पड़ा है और बैंकॉक को तबाही ग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया है। एक वीडियो में दिख रहा है कि झटकों के कारण एक इमारत हिल गई और उसके स्विमिंग पूल के पानी में ऊंची लहर उठ रही है। बचने के लिए लोग सड़कों पर भागते दिखे। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी थाई सर्विस की संवाददाता पनीसा मोका। When the earthquake happened, I was actually at home. जब भूकंप आया तो मैं घर में काम कर रही थी, लेकिन फिर मुझे चक्कर आने लगे। पहले तो मुझे लगा कि मुझे ही ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर पड़ोसियों के चिल्लाने की भी आवाज आई कि घर से बाहर निकलो, तो मैं निकल आई। मैं थाईलैंड में पैदा हुई, पली बढ़ी और पिछले 30 सालों से यहीं रह रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भूकंप नहीं झेला था। खोज हो रही है कि कौन अभी भी लापता है, लेकिन ये पता लगाना ही मुश्किल है। ये इमारत 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा जहाँ भी इमारतें बन रही हैं, उन्हें लेकर लोगों में डर है कि कहीं ये भी ना गिर जाएं। लोग इनके वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि हमें इस बारे में पता नहीं है। अभी भी आफ्टर शॉक की चेतावनी है, इसलिए कई लोग ऊंची इमारतों से बाहर ही रह रहे हैं। There are others construction area that people are fearing. हालांकि म्यांमार से ज्यादा खबरें और तस्वीरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। वहां साल 2021 में तख्ता पलट के बाद सैन्य शासन है और लोकतंत्र समर्थक लगातार इस सैन्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इंटरनेट पर कई जगहों पर पाबंदी है। सोशल मीडिया के जरिए भी जानकारी नहीं मिल पा रही। रुख नेपाल का, जहां राजधानी काठमांडू में आज पुलिस और राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इसके बाद काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लग गया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ घायल भी हुए हैं। तोड़फोड़ और लूटपाट की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं।
साल 2008 में यहाँ से राजशाही खत्म हो गई थी। साल 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, लेकिन अब क्यों कई लोग संघीय व्यवस्था खत्म कर हिंदू राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? देखिए काठमांडू से बीबीसी संवाददाता फणेंद्र दहल की रिपोर्ट। नेपाल में आज के दिन राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई दिखी और जानकारों का मानना है कि ये लड़ाई फिलहाल चलेगी। जो लोग राजशाही का समर्थन कर रहे हैं वो देश का झंडा लेकर निकले और पद से हटाए गए राजा ज्ञानेंद्र को वापस सत्ता में लाने की मांग कर रहे थे। तो वहां लोकतंत्र का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों के समर्थक भी रंग बिरंगे झंडे लेकर निकले और संविधान को बचाने के वादे किए। पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद राजशाही समर्थकों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। दोनों पक्षों में झड़प देखी गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और पानी की बौछार की। राजशाही समर्थकों ने ऐलान किया है कि यह विद्रोह की एक नई शुरुआत है। उनकी मांग है कि सरकार की संघीय शक्तियों को खत्म किया जाए और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री और पहले विद्रोही नेता रह चुके प्रचंड की पार्टी समेत कुछ विपक्षी दल सड़कों पर निकले। उनका संदेश साफ था कि धर्मनिरपेक्ष संघीय संविधान की रक्षा की जाए, जो कि साल 2015 में लागू हुआ था। प्रचंड उस माओवादी पार्टी से हैं जिसने लगभग एक दशक तक सशस्त्र विद्रोह किया, जिसमें लगभग 17,000 लोगों की जान गई। फिर साल 2006 में उन्होंने संसदीय पार्टियों के साथ मिलकर राजशाही के खिलाफ विरोध कर उसे हटाया। प्रचंड और उनके सहयोगी दलों ने मौजूदा सरकार पर भी ये कहते हुए निशाना साधा है कि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है। नेपाल जब 17 साल पहले लोकतंत्र बना, तब से वहां 13 सरकारें बन चुकी हैं। भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन यहाँ बड़ी चुनौती है। जानकारों का मानना है कि इसी वजह से वहां राजनीतिक पार्टियों की छवि खराब हुई है और राजशाही की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। And many analysts believe that this has led to unpopularity of mainstream political forces. अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद प्रशासन के साथ साथ 4 प्रांतों को निर्देश दिया है कि वो 31 मार्च के बाद चरणबद्ध तरीके से पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिकों को वापस अफगानिस्तान भेजने की तैयारी करें। वहीं कुछ अफगान लोग इस निर्देश के दायरे में नहीं हैं। वो 31 मार्च के बाद भी पाकिस्तान में रह सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, बता रही हैं पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता नाजिश फैज। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने मुल्क में बसने वाले 20 लाख से जायद अफगान बाशिंदों को डिफरेंट फेजेस में उनके मुल्क वापस भेजने के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक 31 मार्च तक उन अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड हैं। ये कार्ड पाकिस्तानी हुकूमत ने इन अफगान शहरियों को जारी किए थे और हुकूमत के पास इन अफगान शहरियों का डेटा भी मौजूद है। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को गैर कानूनी क्यों करार दिया जा रहा है? वज़ारत दाखिला के एक एहलकार के मुताबिक मुल्क में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की तादाद 7 लाख से ज्यादा है। 2017 में पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगान सिटीजन कार्ड देना शुरू किया था और इसमें वो अफगान शहरी भी शामिल हैं जिन्होंने पनाह गुज़ीनों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल नहीं किया था। वज़ारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वो सहूलियात हासिल नहीं जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले को हासिल हैं। वज़ारत खारजा के मुताबिक जिन अफगान बाशिंदों के पास पाकिस्तान में रहने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा, जबकि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ लॉ के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। POR कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदे कब तक पाकिस्तान में रह सकते हैं? वज़ारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक POR कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 12 लाख से ज्यादा है। वज़ारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक POR की कैटेगरी में आने वाले अफगान बाशिंदों को 30 जून तक पाकिस्तान में रहने की इजाजत है और इसके बाद उन्हें वतन वापस जाना होगा। किसी तीसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद अफगान शहरियों के साथ क्या होगा? वज़ारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक वो अफगान शहरी जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान आ गए थे और अब वो किसी तीसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, उनकी भी पाकिस्तान में रहने की ड्यूरेशन 30 जून तक है, बट इस ड्यूरेशन को 3 माह तक बढ़ाने पर गौर किया गया है। उनके मुताबिक वज़ारत खारजा को हिदायत दी गई हैं कि वो पाकिस्तान में कायम डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज से राब्ता करें और उनसे दरख्वास्त करें कि वो इन अफगान शहरियों के वीज़े का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने मजीद कहा कि इस कैटेगरी में आने वाले अफगान बाशिंदों के लिए पाकिस्तान में रहने की मुद्दत 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने का फैसला किया गया है और अगर इस अरसे के दौरान डिफरेंट एम्बेसीज इनको वीज़ा जारी नहीं करते तो 30 सितंबर के बाद ये अफगान शहरी भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे।
ये है सुंदर सा दिखने वाला ग्रीनलैंड। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ये देश आए दिन सुर्खियों में रहता है। वजह है इस देश में ट्रंप की दिलचस्पी। ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कह चुके हैं, पर अभी हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ग्रीनलैंड के दौरे पर हैं और इस दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया है जिसे ऐसे देखा जा रहा है जैसे पुतिन ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के प्लान का समर्थन किया हो। यही नहीं, उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की भी बात कही है। तो पुतिन के इस बयान के क्या मायने हैं, देखिए बीबीसी के रूस संपादक स्टीव रोजनबर्ग की इस रिपोर्ट में। आर्कटिक रूस यूक्रेन में चल रही जंग से मीलों दूर तो है, पर इस इलाके में अमेरिका की ही नहीं बल्कि रूस की भी दिलचस्पी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के आर्कटिक फोरम में आए और चेताया कि भू राजनीतिक लड़ाइयां अब तेज हो रही हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन क्या पुतिन ने इसकी आलोचना की? बिल्कुल नहीं। Словом, речь идет о серьезных планах. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का प्लान बहुत गंभीर है। उनकी ऐतिहासिक जड़ें बहुत मजबूत हैं और ये साफ है कि अमेरिका आर्कटिक में अपने भू रणनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक हितों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। जहां तक ग्रीनलैंड की बात है तो ये दो अलग अलग देशों का मामला है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। रूस खुद रिसर्च शिप्स और सैन्य बेसिस के जरिए आर्कटिक में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। इसके बावजूद उसने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र में डील का प्रस्ताव। हम आर्कटिक में निवेश में सहयोग के लिए तैयार हैं। ये सैन्य तंत्र में हो सकता है या दूसरे किसी क्षेत्र में जो रूस के और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद हो। पर डील होने से पहले यूक्रेन में जारी जंग का खत्म होना जरूरी है। पश्चिमी देशों ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो मामले को लटका रहा है, कोई समझौता नहीं कर रहा, बस शर्त पर शर्त रखे जा रहा है। मेरा फोकस अर्थव्यवस्था और निवेश है, इसलिए मैं राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारी अच्छी बातचीत हुई है और ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका रूसी पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि रूस को भरोसा है कि वो आकर्षक डील के वादों के बूते अमेरिका को अपने पाले में ला सकता है। और जब आप अमेरिकी अधिकारियों को यूक्रेन जंग से जुड़ी वही बातें दोहराते सुनते हैं जो रूस कहता आया है, तो उसका ये आत्मविश्वास भी समझ में आता है। हाल ही में मैंने एक रूसी अखबार की हेडलाइन देखी थी जिसमें लिखा था कि रूस और अमेरिका के अधिकारी अब एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो क्या रूस के लिए ये चौंकाने वाला है? जानने के लिए हमने रूस के सबसे ताकतवर और संदिग्ध शख्सियतों में से एक से बात करने की कोशिश की। निकोलाई पेत्रुशेव फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख थे, अब वो पुतिन के सहयोगी हैं। जब आखिरकार हमारी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा, क्या अमेरिका का बदला हुआ रुख चौंकाने वाला है? अमेरिका में दो प्रमुख पार्टियां हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। जब डेमोक्रेट्स सत्ता में थे तो वो केवल एक ही पक्ष सुनते थे। रिपब्लिकन्स दूसरे नजरिए को भी सुन रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो रूस की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, ये उनका अपना नजरिया है और हम बस उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। नई साझेदारियां, नए गठबंधन। ऐसा लगने लगा है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है और इसे तोड़ने वाले खुद रूस और अमेरिका हैं। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी में चिंताजनक मानवीय हालात पैदा हो रहे हैं। यहाँ पड़ोसी देश डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आए हजारों शरणार्थियों ने बुरुंडी में ही एक दूसरे शरणार्थी कैंप में जाने से मना कर दिया है। बुरुंडी की सरकार शरणार्थियों को आते ही अस्थायी शिविर में ले जाती है और अब जब इन लोगों को एक स्थायी और सुरक्षित जगह ले जाने की कवायद शुरू की गई है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए बुरुंडी से बीबीसी संवाददाता नुम्सा मसेगो की रिपोर्ट। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शरणार्थियों ने अब भी डीआरसी बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद उगोम्बो के फुटबॉल स्टेडियम में शरण ली हुई है। उनके पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं है और उन्हें डर है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दक्षिण में मौजूद इस नए रिफ्यूजी कैंप में जहां 10,000 लोग रह सकते हैं, वहां हालात और खराब हो सकते हैं। हम रुताना के कैंप्स में नहीं जाना चाहते क्योंकि हम में से कुछ लोग जो भाग कर आए हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। उस रिफ्यूजी कैंप में हम बंद से जाएंगे और मदद के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे।
जो कैंप में हैं वो पहले से ही काफी कुछ झेल रहे हैं। उनके पास आसरा नहीं है और वो वापस भी नहीं जा सकते। जिन्हें हम कॉन्गो में छोड़ कर आए थे वो भी अब फंसे हुए हैं। तो अगर मैं फिर से कहीं और बसने का सोचती हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा जिन्हें मैं कॉन्गो छोड़ आई हूँ? वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। इस अस्थायी कैंप में शरणार्थी बटे हुए हैं। कुछ ने कहीं और जाने का मन बनाया है। मैंने कैंप जाने का फैसला किया है क्योंकि लड़ाई काफी तेज हो गई है। मेरे भाई, मेरे पिता और पूरे परिवार की मौत हो गई है। सिर्फ मैं ही बचा हूँ, तो डीआरसी वापस जाने का सवाल ही नहीं है। शिकायतों के बावजूद बुरुंडी के अधिकारी कहते हैं कि वो शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं और जोर देकर कहते हैं कि लोगों को कहीं और जाने के लिए मानना पड़ेगा, नहीं तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। We didn't invite them. They came as refugees because of. हमने उन्हें आने के लिए नहीं कहा। वो जंग की वजह से बतौर शरणार्थी आए हैं। अगर उन्हें लगता है कि माहौल शांत हो गया है तो वो वापस जा सकते हैं और हम उन्हें नहीं रोकेंगे। पर जब तक वो लोग यहाँ हैं, वो मेहमान हैं। और जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप डिसाइड करते हैं कि वो कौन से कमरे में रुकेंगे। इसका चयन मेहमान नहीं करते। Is you who choose the room where he will stay. It's not the visitor who say, I will sleep here. No, it's you. And if he refuse. और अगर वो उस जगह नहीं रहना चाहते तो हम कहेंगे कि ठीक है, आप कहीं और जा सकते हैं। You will not sleep here. You have somewhere to sleep. बुरुंडी में डीआरसी से करीब 1 लाख शरणार्थी आए हैं। यूएन का डेटा बताता है कि डीआरसी में जनवरी के महीने से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। बीबीसी संवाददाता नोम्सा मसेगो की रिपोर्ट। और जापान में आ गया है चेरी ब्लॉसम का मौसम। राजधानी टोक्यो में हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं। इसका पीक सीजन अप्रैल है, लेकिन उससे पहले ही टूरिस्ट वहां खिंचे चले आ रहे हैं। जापान के लोग भी अपने परिवार के साथ पार्क में पिकनिक मनाने आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही।